वेलकम टू जूरीज क्रैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 13 में इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एवरी जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट आर कंक्लूसिव इन नेचर, सभी कंक्लूसिव है एक्सेप्ट ये 6 सर्कमस्टांसेस उसमें होने नहीं चाहिए। अगर कोई एक सर्कमस्टांसेस जो मेंशन किया गया सेक्शन 3 में पाया जाता है तो वो क्या कॉन्क्लूसिव रह पाएगा? नहीं, वो कॉन्क्लूसिव नहीं रह पाएगा, उसकी वैल्यू हो पाएगी नहीं। अगर वो कॉन्क्लूसिव नहीं, वैल्यू नहीं, अगर वो 6 सारे कंडीशन जो टोटल 6 टेस्ट को पास करना, बेसिकली जो भी जजमेंट फॉरेन कोर्ट से आता है ना, उसको फॉरेन कोर्ट को पास करना पड़ता है टेस्ट, पास द टेस्ट ऑफ सेक्शन 13। वो टोटल 6 टेस्ट अगर पास कर जाता है तो वो बिकम अ कॉन्क्लूसिव जजमेंट। इस पे हमने बहुत अच्छे डिस्कशन कर लिया था पिछले क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजम्पशन। सेक्शन 14 ऑफ द कोड डिक्लेयर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। जहाँ पे ये शब्द आपको दिख जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोग ने जब हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे तो 3 तरीके प्रिजम्पशन के बारे में हम लोग जानते थे। एक प्रिजम्पशन था मे प्रिज्यूम, दूसरा था शैल प्रिज्यूम, और थर्ड था कंक्लूसिव, है ना। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास क्या था? डिस्क्रिएशन था। वो चाहता तो प्रिजम्पशन ले सकता था, नहीं चाहता तो प्रिजम्पशन नहीं लेता, कोई इसी तरह की मैंडेटरीनेस नहीं थी। लेकिन जहां पे भी शैल प्रिज्यूम का शब्द आ जाए, कोर्ट को क्या करना है? प्रिजम्पशन लेना ही लेना है। और प्रिजम्पशन लेना है तब तक अनलेस कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस उसके अगेंस्ट ना आ जाए। लेकिन अगर कंक्लूसिव कोई चीज़ें कहीं पे लिख दी गई है तो कंक्लूसिवनेस का मतलब होता है वो प्रूव्ड है और उस पर आप कोई एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते हैं। अगर सेक्शन ने कोई एक्सेप्शन दिया है तो दिया है, उस पर आप एविडेंस लीड कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, लेजिटिमेसी ऑफ द legitimacy of the child born during the वैलिड मैरिज। तो अगर वो है, वो कोई वैलिड मैरिज के दौरान कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आप ओनली नॉन एक्सेस के जो नॉन एक्सेस का वाला मामला एक्सेप्शन, उस पर ही एविडेंस लीड कर सकते हैं। आप किसी और तरीके एविडेंस लीड नहीं कर सकते कि हमारा रिलेशन खराब था, हमारा ये था, हमारा वो, उस पर नहीं। तो सेक्शन 14 भी किस तरह का आता है कैटेगरी? सेक्शन 14 आता है शैल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट को डिस्क्रिएशन लेना ही है। किस बात की डिस्क्रिएशन? अपन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रपोर्ट कर रहा है कि वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट है। जब भी कोर्ट के पास, इंडियन कोर्ट के पास एक ऐसा कॉपी डॉक्यूमेंट लाया जाएगा जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट है एंड दैट जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और कोर्ट इसको, इंडियन कोर्ट क्या मानेगी कि सही जजमेंट है और कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने दिया है। अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, उसके अगेंस्ट आप देखोगे कि नहीं इसमें वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये नहीं। लेकिन जब भी अगर हम देते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट है तो कोर्ट को ये मानना ही है, उसको प्रिजम्पशन में ये ले लेना है कि वो जो जजमेंट है उसे जो इस कोर्ट ने डिलीवर किया है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सच प्रिजम्पशन में भी डिस्प्लेस, ऐसे प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, जिसमें हम दिखा दें कि उसके पास, उस कोर्ट के पास, उस फॉरेन कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसके पास उस केस को, उस सूट को ट्राई करने का कोई पावर नहीं था। लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा। In Narasimha Rao versus Venkata Lakshmi, the Supreme Court held that it for the admissibility of such a copy, further conditions are required to be fulfilled. It can be admitted in evidence only the conditions is satisfied. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, and such presumption may be displayed by proving want of objection. सिंपल सी बात है, कोर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट है तो कोर्ट को मानना है कि वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है, अनलेस कि हम उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस लीड करें। अब ये सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी को हमको किसके साथ पढ़ना है? सेक्शन 86 ऑफ एविडेंस एक्ट के साथ। द एक्सप्रेशन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट इन सेक्शन 14 ऑफ द कोड हैज टू बी रीड कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 86 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 86 का डिमांड क्या है? फोटो कॉपी पर से इज नॉट इनएडमिसिबल। ऐसा नहीं है फोटो पर एज ए सेकेंडरी एविडेंस तो एडमिसिबल होता है,
लेकिन इससे एडमिसिबल इसलिए है कि सेक्शन 86 का एक रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट फर्दर सर्टिफाइड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूएस एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 86 ऑफ द एक्ट। केस में क्या था कि वो जजमेंट आया था यूनाइटेड स्टेट्स से, और सेक्शन 86 डिमांड करता है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो वो उसे सर्टिफाइड भी करें, तो वो वहां से नहीं था, जिस वजह से वो इनएडमिसिबल हो गया किसमें, एविडेंस में। दिस एक्सप्रेशन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट इन सेक्शन 14 ऑफ द कोड हैज टू बी रीड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 86 ऑफ द एक्ट। मतलब जो सेक्शन 14 कह रहा है उसे हमें रीड विद करना है किसके साथ, सेक्शन 86 ऑफ द एविडेंस एक्ट के साथ। वाई नरसिम्हा राव एंड अदर्स वर्सेस वाई वेंकट लक्ष्मी एंड अदर्स ऑन 9 जुलाई 1991। अब आइए, जब हमें डिग्री वहां से मिल गया है, कहाँ से, फॉरेन कोर्ट से, तो उसे हम क्या कराना चाहेंगे, इन्फोर्स कराना का चाहेंगे। इंडिया के लिए फॉरेन हम तभी बोले तो इंडिया में उसे इन्फोर्स कराना है, तो इंडिया में इन्फोर्स कराने का क्या क्या रास्ता है। अंडर द इंडियन लॉ देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग अ फॉरेन जजमेंट और डिग्री इन्फोर्स्ड इन इंडिया। विदाउट इन्फोर्समेंट क्या उसका कोई वैल्यू है, नहीं। आपको तो एक जजमेंट, लेकिन फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, उसको आप कब चख पाइएगा, वो चखिएगा कैसे, इन्फोर्समेंट से। और उसके दो तरीके दिए गए इंडिया में, ईदर बाई फिलिंग एक्सक्यूशन पिटीशन अंडर सेक्शन 44A ऑफ सीपीसी of the sub CPC or given as under section 13 by filing a suit upon the foreign judgment, या उस फॉरेन जजमेंट पे एक फाइल कर दिए, सूट फाइल कीजिए, है ना। ये दो कंडीशन में आप उसे एक्सिक्यूट कर दीजिएगा। सेम बात तो यहाँ भी पढ़ना, इन इंडिया एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज वेदर फॉरेन और डोमेस्टिक क्या करना है, इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिंपल सा बात है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक सूट डिग्री हो, इसे जो हम इन्फोर्स कराते हैं वो कैसे कराते हैं, सीपीसी के थ्रू। अंडर द इंडियन लॉ देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग अ फॉरेन जजमेंट इन्फोर्स इन इंडिया, ईदर बाय फाइलिंग एन execution petition under section 44A of the CPC subject to condition specified therein as fulfilled, or by filing a suit upon the foreign judgment decree. While enforcing the foreign judgment or decree in India, you need to make sure that the said judgment or decree is conclusive one and one has passed on the merit of the case by the superior court having competent jurisdiction. आपको हमेशा ये, जब सेक्शन 14 में आप आ जाते हैं प्रिजम्पशन, या 44A में जब इन्फोर्स कराने जा रहे हैं या उस पर सूट फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको याद रखना कि फॉरेन जजमेंट इंडिया में जब भी आए तो यहाँ पे उसको एक टेस्ट पास करना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है सेक्शन 13। अगर जब तक ये सेक्शन 13 का टेस्ट को नहीं पास करेगी 6 क्राइटेरिया पे, तब तक इसे कंक्लूसिव माना नहीं जाएगा। अगर ये पास कर जाती है तब इस फेज में आती है, याद रखना। तो सूट ऑन फॉरेन judgment. A foreign judgment may be enforced by instituting a suit on such foreign judgment. उस foreign judgment पे क्या करना है, हमें एक सूट को इंस्टीट्यूट कर देना है इन द प्रॉपर कोर्ट। इन सच सूट द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द मेरिट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड इट शॉल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर डायरेक्टली एजुडिकेटेड अपॉन द बिटवीन द सेम पार्टी। अब यहाँ का कोर्ट फिर से मामले को सुनेगा नहीं। आपका ए और बी का मैटर था, ए और बेटर मैटर क्या था, M1, जिसे कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने क्या किया, डिसाइड कर लिया ऑन द मेरिट और एक जजमेंट J1 दे दिया। तो J1 पे जब हमने इंडिया में आके इसको हम सूट बनाते हैं तो इसके ओरिजिनल क्लेम पे कोर्ट यहाँ का नहीं जाएगा, क्या J1 था, कोर्ट जाएगा कि क्या सेक्शन 13 का टेस्ट पास कर रहा है J1 हैव टू पास द टेस्ट अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी। वो 6 क्राइटेरिया पास कर पा रहा है कि नहीं, अगर वो पास कर रहा है तो वो सही है। सच अ सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द ये लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से इसे 3 साल के अंदर पेश कर देना, मतलब प्रेजेंट कर देना है, एज ए प्रेजेंट सूट कर देना है नहीं तो फिर आप बार्ड कर दिए जाएंगे। अब आइए, एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में डायरेक्टली अ फॉरेन जजमेंट may also be enforced by proceeding in execution in certain specific circumstances mentioned under section 44A। section 44 में आपको क्या मिलेगा कि फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को डायरेक्टली एक्सिक्यूट भी करा सकते हैं, which provide that when a certified copy of a decree with from any of the superior courts of any reciprocating territory is filed within a district court shall be executed in India। अगर कैसे तरह के कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट किसके, रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अगर इंडिया में फाइल किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसे उसी तरह से एक्सिक्यूट करना है जैसे डोमेस्टिक डिग्री को हम एक्सिक्यूट करते हैं। इट इज ओपन टू द डिफेंडेंट टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन है ओपन टू हिम अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट व्हेन द फॉरेन जजमेंट वाज sought to be enforced under section 44A। जब उसका इन्फोर्समेंट होने लगेगा, एक्सिक्यूशन होने लगेगा अंडर सेक्शन 44A, तो डिफेंडेंट के पास वही सब ग्राउंड है
क्या आप उसे अपोज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। वही 6 ग्राउंड याद रखिएगा, सेक्शन 6 में कॉम्पिटेंट नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ है, मेरिट पे नहीं सुना गया है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है, इंटरनेशनल प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में मतलब ब्रीच में है, वो सारे जो 6 ग्राउंड है फिर से वो आ जाएंगे। अब ये वर्ड आया था रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, क्या है तो ये समझिए, मीन्स एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर है, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, उसे भारत सरकार क्या करती है, एज ए रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, किस सेक्शन के लिए, सिविल प्रोसीजर कोड के लिए, सुप्रियर कोड विथ रेफरेंस टू एनी सच टेरिटरी, मीन सच कोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन सेट नोटिफिकेशन, और उसी नोटिफिकेशन में सुप्रियर कोर्ट को भी नोटिफाई किया जाता है। मतलब ये एक तरह से सुप्रियर कोर्ट और रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या क्या है कि हम लोग इंडिया के बाहर फॉरेन में ऐसे जगहों को जो हमसे अच्छे बायलैटरल रिलेशन अच्छे रखते हैं, वहाँ के कोर्ट्स को हम उसके कुछ एरिया को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कहते हैं और उसके कोर्ट्स को सुपीरियर कोर्ट्स कहते हैं। डिग्री विथ रेफरेंस टू अ सुपीरियर कोर्ट, कोई डिग्री अगर सुपीरियर कोर्ट ने दिया है, मीन्स एनी डिग्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट विच under which a sum of money is payable, or जिसमें money payable, not being a sum payable in respect of taxes or other charges of like nature or in respect of fine or other penalty, but shall be in no case include an arbitration award, and even such award is enforceable as a degree of judgment, तो उसे degree as a judgment पास कर देंगे। The list of reciprocating territories as per the proviso of section 44A of the Code of Civil Procedure are, अब हमारे पास ऐसे ऐसे कौन से रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज है जो आउटसाइड इंडिया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूएई, Malaysia, Trinidad and Tobago, New Zealand, the Cook Islands, and the Trust Territories of Western Samoa, Hong Kong, Papua New Guinea, Fiji, Aden, ये सारे जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं, इनके कोर्ट्स क्या होंगे हमारे लिए, इनके कोर्ट सुप्रियर कोर्ट होंगे। तो इनके द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट अगर सेक्शन 13 का टेस्ट पास कर जाता है तो उसे हम सीधे सेक्शन 44A में क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में लाके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। In the case of Moloji Narsingh Rao versus Shankar Saran, Supreme Court held that a foreign judgment which does not arise from the order of a superior court, और ऐसे कोई जजमेंट इन कंट्रीज को छोड़ के जो कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी नहीं है और उनके कोर्ट सुपीरियर कोर्ट नहीं है, कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड इन इंडिया, उसे एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता है। इट रूल्ड दैट अ फ्रेश सूट विल हैव टू बी फाइल्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन जजमेंट, उसके लिए क्या करना है, उस फॉरेन जजमेंट को हम लोग उसी बेसिस पे एक सूट फाइल कर देना है। Therefore, under section 44 of ACPC, a decree or judgment of any of the superior court of any reciprocating territories are executable as a decree of judgment passed by the domestic court। जब सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड द इंडिया ये नोटिफाई कर देती है कि ये जो हमारे कंट्री हैं रिसिप्रोकेटिंग कंट्री हैं और इसके ये कोर्ट सुपीरियर कोर्ट्स हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक कोर्ट की तरह फंक्शन करने लगते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने डिग्री यूएई में दे दिया, यूके में दे दिया, वो इंडिया में इसी तरह से इन्फोर्सेबल है जैसे डिग्री पटना का हो, हाजीपुर का हो, चाहे वो रांची का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मतलब वो डोमेस्टिक कोर्ट की तरह फंक्शन करने लगते हैं। द जजमेंट वंस डिक्लेयर विल बी एक्सिक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 51 ऑफ द कोड। Thereafter, the court may order measures such as attachment and sale of property or attachment without sale. In some cases, arrest if needed in enforcement of a decree. This is done by the method discussed below. अब जो भी डिस्क्यूशन का जो भी प्रोसीडिंग, अटैचमेंट ऑफ सेल, अटैचमेंट विदाउट सेल, अरेस्ट, डिटेंशन, जो भी हो सकता है वो उसमें लागू होगा। By instituting a suit on such foreign, where a judgment or decree is not of superior court or reciprocating territory, a suit has to be filed in a court of competent jurisdiction in India on such foreign judgment. अगर वो रेसिप्रोकेटिंग नहीं है तब क्या करना, उसी जो फॉरेन जजमेंट आप लेके आए हैं, अगर वो सेक्शन 13 का 6 जो टेस्ट है सर्कमस्टांसेस उसको पास कर जाता है, उस पर आप एक सूट को फाइल कीजिए। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट एनी डिसीजन ऑफ द फॉरेन कोर्ट, tribunal or any other quasi judicial authority is not enforceable in a country unless such decision is embodied in a decree of a court of that country। एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ माना जाता है कि कोई भी फॉरेन कोर्ट्स का जजमेंट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है तब तक कि उसके अपने कंट्री के रूप में वो इम्बॉडीड नहीं होगा। इन सच अ सूट द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द मेरिट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड इट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated between the same party, such a suit must be filed within a period of 3 years from the date of judgment। अब ये बात आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ, जिस मैटर को फॉरेन कोर्ट ने
डिसाइड कर दिया है, अगर वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट है, तो उस मैटर के यहाँ जब इंडिया में भी हम सूट फाइल करेंगे तो उस मैटर के मेरिट पे नहीं जाएगा, हमें ये सेक्शन 13 का टेस्ट को पास कराना या फेल कराना। अगर पास किया है तो एक्सक्यूट कर देंगे, फेल किया तो उसको वहीं पे रोक देंगे। In Marine Geotechnics LLC versus Coastal Marine Construction Engineering Limited, the Bombay High Court observed that in case of a decree from a non-reciprocating foreign country, जैसे कि US, the decree holder should file in a domestic Indian court of competent jurisdiction a suit on that foreign decree on the original underlying cause of action of both. However, in both the cases, the decree has to pass the test of section 13. दोनों चाहे वो सेक्शन 44A के हाथों आए या सेक्शन एज ए सूट हो गया है, दोनों केस में क्या करना है, उसको पास करना है टेस्ट। मतलब फॉरेन जजमेंट इंडिया में आएगा तो उसको एक टेस्ट पास करना। जैसे फॉरेन से लोग जब एमबीबीएस करके आते हैं तो एक एमसीआई का एग्जाम करना पड़ता है, तभी वो इंडिया में डॉक्टर बन पाते हैं, प्रैक्टिशनर बन पाते हैं, वो तभी एलिजिबल होते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। उसी प्रकार से जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एआईबी को पास करने के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, उसी तरह से अगर कोई फॉरेन जजमेंट इंडिया में आता है तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, सेक्शन 13 के पास देखना पड़ता है कि हम कंक्लूसिव है या नहीं, इसके टेस्ट को पास करके, which specifies certain exception under which the foreign judgment become inconclusive and is therefore not executable or enforceable in India. फॉरेन अवार्ड की बात देख लिया, अवार्ड पास विद अ फॉरेन आर्बिटर इज enforceable in a country where it has made and also been enforced in India. The court may refer to CPC any other statute while considering the procedure to be followed in enforcement of foreign award. Under Foreign Awards Recognition Enforcement Act 1961, the effect of foreign judgment, as foreign judgment is conclusive for any matter adjudicated between the parties, such judgment is conclusive and would be res judicata between the same party or between the parties of the claim. अगर वो कंक्लूसिव है तो एज ए रेस जुडिकाटा भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, ये किया जाता है। अब अगर कोई जजमेंट फ्रॉम द नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, उसे 3 साल के अंदर फाइल कर देना, अन्यथा उस पर लिमिटेशन लग जाएगा। ये सारा कुछ लिमिटेशन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक हमको लगता है कि हमारा कंप्लीट हो गया। एक फॉरेन करेंसी का क्या है केस, ये देख लीजिए। इन अ डिग्री पास विद फॉरेन कोर्ट, अमाउंट अवार्डेड इज जनरली इन अ फॉरेन करेंसी, ठीक है। देयरफॉर व्हाइल इन्फोर्सिंग द फॉरेन डिग्री इन इंडिया, अमाउंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। इन फारा सोल वर्सेस ओएनजीसी, इट वाज हेल्ड एट द डेट ऑफ द डिग्री शुड बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। मतलब प्रिजम्पशन हमने फॉरेन जजमेंट देख लिया। सेक्शन 13 और 14 उसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 14 के साथ 86 पढ़ लीजिए, इधर 2 ऑफ 5 2 ऑफ 6 पढ़ लीजिए, आपका फॉरेन जजमेंट का मामला क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब, में भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में या कभी कभी मेंस में भी आते रहते हैं। थैंक यू। इफ हैव एनी डाउट मेल अस एट आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी।